हेलो स्टूडेंट्स, मैं ए के भारद्वाज ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर के साथ प्रेजेंट हूँ। पिछले क्लास में आप लोग को ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में जानकारी दे रहा था। अब उसके बारे में बेसिक जो डिफिनीशन होते हैं, राइट ट्रायंगल में कैसे उसको डिफाइन करते हैं, फिर ऑल रियल के लिए कैसे डिफाइन करते हैं, इसके बारे में आप लोग को बता रहा था। इसी तरह से अब हम लोग आगे चलेंगे। अब कुछ आप लोग रिजल्ट नोट करेंगे ताकि आप प्रॉब्लम को आसानी से सिंपल वे में आप उसको सोल्व कर सकें। तो इसको बेसिक फार्मूला कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे लोग इसको पढ़े रहते हैं, क्लास 10th 9th में पढ़ना ही रहता है ये सब चीज़। अब बेसिक फार्मूला आप इसको कह सकते हैं। सबसे पहले आप नोट करेंगे पावर फार्मूला। पावर फार्मूला क्या होता है? पावर फार्मूला होता है, जैसे कहने का मीनिंग है साइन किसी भी ट्रिगो फंक्शन के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन के लिए। बेसिक ट्रिगो फंक्शन जो 6 बेसिक ट्रिगो फंक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया, साइन कॉस टेन एंड देयर रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो किसी भी ट्रिगो फंक्शन का यहाँ पर इस तरह से अगर लिखा हुआ है n, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एन थीटा। लेकिन याद रहे यह तब होगा प्रोवाइडेड, यह तब होगा जब n जो है वह कोई नेचुरल नंबर है तब। प्रोवाइडेड n बिलोंग्स सेट ऑफ नेचुरल। देखिए इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, और सेट में आप लोग को ये पढ़ना है सेट थ्योरी बिलोंग्स टू। ये आपका सेट ऑफ नेचुरल। तो कहता है कि आप किसी भी ट्रिगो फंक्शन को इस स्टाइल में हो या इस स्टाइल में हो, दोनों बात बराबर है। याद रहे n नेचुरल नंबर हो तब। जैसे एग्जांपल देखेंगे, किसी भी ट्रिगो फंक्शन के लिए यह याद रहे। जैसे आप सपोज कोई स्टूडेंट बोले cos 5 थीटा, इसका मीनिंग है cos थीटा का पावर 5 है। इसका मीनिंग है cos थीटा को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, cos थीटा को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, 1 2 3 4 5 टाइम्स। अब बहुत सारे बच्चे इसको गलत लिख लेते हैं, cos 5 थीटा ऐसे लिख लेते, गलत बात है। लास्ट एग्जांपल देखेंगे। जैसे सपोज करता हूँ tan स्क्वायर थीटा, तो इसका मीनिंग है कि आप tan थीटा का स्क्वायर लिखे, ज़रूरत पड़ने पर आप उसको tan थीटा इंटू tan थीटा भी लिख सकते हैं। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर ज़रूरत पड़ने पर आप इसको साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो जो आपको इच्छा हो, जैसा ज़रूरी हो, प्रश्न के डिमांड पर वर्क किया जाता है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, आगे समझाएंगे किस फार्मूला का कहाँ पर अप्लाई करना है, ये सारी बातें बताएंगे। लेकिन फिलहाल प्रेजेंट टाइम में आपको फार्मूला बता रहा हूँ, इसलिए पहले आप लोग फार्मूला लर्न कर ले, उसको समझ ले, फिर अप्लाई करना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर आगे ग्राफ, इनइक्वालिटी, मैक्सिमम मिनिमा, डोमेन रेंज, ये सारी बातें की बातें नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट इस तरह से सिस्टमेटिक करते रहेंगे। तो इसी को पावर फार्मूला कहते हैं। याद रहे यह n नेचुरल के लिए। अब बहुत सारे बच्चे इस पर ध्यान देंगे, इस पर बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को गलत कर लेते रहते हैं, यानी गलत राइटिंग लिखते हैं। कीप केयर, इस पर ध्यान देना है। कभी भी इसका मीनिंग यह नहीं समझ बैठना, इसका मीनिंग यह नहीं समझ बैठना है ना। इसका मीनिंग यह नहीं समझ बैठना है कि नहीं, क्योंकि ये आपको क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री में ही, ट्रिगोनोमेट्री का ही ब्रांच चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री में ही ये आप लोग को पढ़ना है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम का जो सिलेबस है आपका, उसके अनुसार इसको डिजाइन किया गया है क्लास 12 में। तो इसको इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। इसको इन्वर्स
ये साइन इनवर्स थीटा ऐसे रीड करते, ये इनवर्स फंक्शन हो गया। और जबकि इसका मीनिंग हो गया 1/sin थीटा। इसका मीनिंग नहीं होता है, इसका मीनिंग नहीं होता है 1/sin थीटा। तो इस कारण से दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। से नो मतलब ऐसा नहीं कहना है, ऐसा नहीं कहना है, ठीक है। ये पावर फॉर्मूला था। इसी तरह से आगे चलेंगे। अब है पाइथागोरस आइडेंटिटी। पाइथागोरस आइडेंटिटी क्या होता है, इसको ध्यान से समझ लेना। पाइथागोरस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी देखिए, आइडेंटिटी और इक्वेशन में अंतर होता है। आइडेंटिटी और इक्वेशन में अंतर होता है। इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, तो उस स्टेटमेंट के पास रूट्स हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। कहने का मीनिंग है कि किसी इक्वेशन के पास रूट्स हो भी सकता है, और सम रूट्स या मोर रूट्स हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब आप आइडेंटिटी बोलते हैं तो इसके पास आइडेंटिटी उन सारे अननोन के वैल्यू के लिए LHS और RHS ट्रू बनाते हैं जिस पर वो डिफाइन रहते हैं, जिस पर वो डिफाइन रहते हैं। सिंपल शब्दों में आप ऐसे समझें कि आइडेंटिटी में LHS RHS हमेशा ट्रू हो जाता है। अननोन के सारे वैल्यू के लिए LHS RHS ट्रू होता है जिस पर वो डिफाइन रहता है। लेकिन अब कहेंगे कि डिटेल इसको आप कब बताया जाए, और डिटेल इसको ट्रिकोनोमेट्री में ही आपको ट्रिकोनोमेट्रिक इक्वेशन एक चैप्टर पढ़ना है, जनरल वैल्यूज, पार्टिकुलर वैल्यूज, इस तरह से एक चैप्टर आपको पढ़ना है ट्रिकोनोमेट्रिक इक्वेशन। जब उस चैप्टर में हम लोग जाएंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल बता देंगे। इक्वेशन और आइडेंटिटी में उस समय अंतर डिटेल स्पष्ट करेंगे। अब फिलहाल उस टॉपिक से आप दूर है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट जो है उस पर ध्यान देंगे। तो पाइथागोरस आइडेंटिटी, अब पाइथागोरस आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वह ऑलवेज 1 होता है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स रियल, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स रियल। इस सिंबल को फॉर ऑल बोलते हैं, इस सिंबल को फॉर ऑल बोलते हैं, फॉर ऑल। और ये सिंबल को तो बताया ही हूँ, अब बिलोंग्स टू बोलते हैं, इसको अब बिलोंग्स टू बोलते हैं। यह सेट ऑफ रियल, सेट ऑफ रियल, सेट ऑफ रियल नंबर है ना, इसको फॉर ऑल बोलते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा, जैसे मैं अभी बताया, साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पावर फार्मूला भी बताया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और थीटा के जगह दुनिया का कोई भी रियल नंबर रख दे तो इसका वैल्यू 1 ही होता है। इसमें एक ध्यान देना है, दोनों का पावर 2 ही रहना चाहिए, दोनों का पावर 2 ही रहना चाहिए, और यह दोनों भी सेम ही रहना चाहिए, यह दोनों भी सेम ही रहना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 31 डिग्री, यह कभी भी 1 नहीं होगा। इसलिए 1 नहीं होगा कि यहाँ पर अगर इसको हम थीटा कह दें तो यह थीटा नहीं है, यह नॉट इक्वल टू थीटा गया, ये कुछ और है, इसलिए 1 के इक्वल नहीं होगा, दूसरा कुछ वैल्यू आ गया। जैसे साइन स्क्वायर 30 है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, यह भी 1 नहीं होगा, यह भी 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया कि थीटा में कोई यूनिट नहीं दिया, मतलब यह रेडियन हो गया। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि थीटा में डिग्री दे दिया, डिग्री दे दिया, मतलब ये 30 डिग्री हो गया और वो 30 रेडियन हो गया। अभी भी दोनों सेम नहीं रहा, अभी भी यह सेम नहीं रहा, तो इसको कहेंगे नॉट इक्वल टू थीटा, है ना। इस कारण से यह 1 नहीं होगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 31 डिग्री 1 नहीं होगा, और साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यह भी 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने रेडियन दे दिया है और यहाँ पर डिग्री कर दिया है। और उसी तरह से
अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें, साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, इसको बहुत सारे बच्चे 1 समझ बैठते हैं, चूँकि उनके माइंड में आ जाता है कि यहाँ पर तो मैच कर गया। नहीं, तो मैच तो कर गया, मैच तो कर गया, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर रहना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर रहना चाहिए, जबकि यहाँ पर मैंने 4 कर दिया है, यहाँ पर भी मैंने 4 कर दिया है, लेकिन जो मेन फार्मूला है वहाँ पर स्क्वायर रहना चाहिए। तो अब भी यह 1 के इक्वल नहीं होगा, अब भी यह 1 के इक्वल नहीं होगा, है ना, 1 के इक्वल नहीं होगा। अब जैसे अब 1 के इक्वल यह कभी नहीं होगा। अब जैसे आप चेक कर सकते हैं, जैसे सपोज आप कोई बच्चा टेस्ट करना चाहे, चलिए 30 डिग्री रख लेते हैं, 30 डिग्री रख लेते हैं, तो साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू हो गया 4, प्लस हो जाएगा कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा 4। LHS तो यही होगा इस केस में, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 का 4, प्लस कॉस 30 होता है √3/2 का 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 4 8 16 आएगा, प्लस यह आएगा 3 3 जा 9/16 आएगा, यह 10/16 आएगा। अब इसको कितना भी खींचे, कितना भी इसको खींचे, बड़ा छोटा करे, यह 1 के इक्वल कभी नहीं होगा, इसलिए यह उसके इक्वल नहीं होगा। तो ये रिजल्ट को पाइथागोरस आइडेंटिटी कहते हैं, याद रखेंगे। जनरल डायग्राम देखेंगे, फिर नेक्स्ट रिजल्ट पर हम लोग आएंगे। जनरल डायग्राम पहले आप इसको देख लें, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट पर आएंगे। जनरल डायग्राम क्या कहता है ध्यान देना है। जैसे सपोज यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस भी कहते हैं, और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं। ये आपका ओरिजिन रहा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर एंगल रहता है 0 रेडियन, आप 0 डिग्री भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 पाई भी रहता है, 2 पाई रहता है कि कंप्लीट रिवॉल्व हो गए तो 2 पाई हो गया, अब फिर एक बार रिवॉल्व हो जाएगा तो फिर 2 पाई ऐड हो जाएगा, अब 4 पाई हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा, 8 पाई हो जाएगा, इसी तरह से चलते रहता है, ये सिलसिला चलते रहता है। उसी तरह से आप सब जानते ही है कि यहाँ पर π/2 रहता है, तो ये जो y एक्सिस है यहाँ पर π/2 रहता है। अब फिर 2 पाई, आप 2 पाई फिर रिवॉल्व हो गए। अब मेरा कहने का मीनिंग है कि जैसे π/2 यहाँ पर रफ आप समझेंगे। अब जैसे मान लेता हूँ यहाँ पर मैं उसका रफ छोटा सा डायग्राम कर देता हूँ। और जैसे सपोज ये 90 था, रियल में यह 90 है ही, तो यहाँ पर π/2 आप लिखेंगे। अब आप 2 पाई फिर रिवॉल्व हो गए, तो आप यहाँ के बाद फिर यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पर आ गए, तो फिर आप इसमें 2 पाई ऐड कर लेंगे, 2 पाई इसमें ऐड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 π/2 हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 π/2 हो जाएगा। अब फिर इसमें 2 पाई ऐड कर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा 9 π/2 होगा। इस तरह से यह सिलसिला चलते रहता है, ऐसा सबों के साथ चलते रहता है। तो उसको हम लोग डिटेल यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर π/2 रहता है, यहाँ पर रहता है 5 π/2 रहता है, यहाँ पर 9 π/2 रहता है, यहाँ पर 13 π/2 रहता है। यह सिलसिला चलते रहता है, 2 पाई ऐड होते रहता है। यहाँ पर पाई रहता है, चूँकि ये स्ट्रेट एंगल है, यहाँ पर पाई रहता है। अब ये 2 पाई फिर आप रिवॉल्व होंगे, 2 पाई ऐड हो जाएगा, मतलब ये 3 पाई हो गया। अब फिर 2 पाई ऐड करेंगे तो यह 5 पाई हो जाएगा। इस तरह से ये सिलसिला चलते रहता है। इधर रहता है 3 π/2 रहता है, 3 π/2 रहता है। अब फिर 2 पाई रिवॉल्व हो जाएंगे तो फिर आप वहीं पर पहुंच जाएंगे। 1 है, 3 है, तो 5 है, तो अगला 7 हो जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर 3 π/2 है, तो फिर 2 पाई रिवॉल्व होंगे, फिर वहीं पर आ जाएंगे। लेकिन 2 पाई एंगल तो इंक्रीज कर गया, तो 2 पाई इसमें ऐड कर दिए तो ये आ गया। अब फिर 2 पाई रिवॉल्व किए, इस पोजीशन पर फिर आ गए, लेकिन 2 पाई तो इसमें इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज कर दीजिए, तो यह क्या आ जाएगा 11 π/2। इसी को जल्दीबाजी में समझने के लिए अब बच्चे लोग ऐसे यूज करते हैं। अब 1 है तो 3 है, 5 है तो 7 है, 9 है तो 11 है, 13 है, तो अगला 15 होगा। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है। ये जनरल डायग्राम है, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका काफ़ी बेनिफिट। ये बेनिफिट इसका यह है कि
कि आप थोड़ा सा एंगल का वैल्यू अगर जान जाते हैं तो उससे आप बहुत सारे वैल्यू जान सकते हैं। थोड़ा सा अगर जान गए तो बहुत सारा चीज़ का जान गए, है ना। अब देखिए बहुत सारे, अब जैसे छोटा सा वैल्यू क्या जानना है, जैसे मान लेते हैं आप साइन 30 जानते हैं, साइन 0 जानते हैं, साइन 90 जानते हैं, tan 90 जानते हैं, cot 0 जानते हैं। देखिए tan 90 cot 0 ये सब जो है ये बच्चे लोग रट लेते हैं। बहुत सारे बच्चे अपरिभाषित है, उसी को कोई बच्चे इंग्लिश में बोल देते हैं अनडिफाइंड है, लेकिन दोनों बात वही है। पानी या वाटर जो आप लोग बोलते रहते हैं, अच्छा ये पानी है, बच्चे बोलते हैं अच्छा ये वाटर है। उसी तरह से बात वही है, अपरिभाषित बोलते हैं या नॉट डिफाइंड बोलते हैं, बात बराबर है। लेकिन उसका रियलिटी क्या है? tan 90 के लिए अब 90 से कब प्लस इन्फिनिटी होगा, कब माइनस इन्फिनिटी होगा, 0 पर कब प्लस इन्फिनिटी होगा, कब माइनस इन्फिनिटी होगा, ये सब चीज़ के लिए थोड़ा बहुत आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट मुझे देना पड़ेगा। हालांकि लिमिट जो है वो आपको क्लास 11 में ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो अभी आप उससे दूर है। अभी लिमिट, अभी आप ट्रिगो में, अभी आपकी शुरुआत हुई है, अभी आप उससे दूर है। लेकिन फिर भी उस चीज़ को समझाने के लिए मैं लिमिट का ट्रिगो में ही नेक्स्ट क्लास कह सकते हैं या उसके बाद नेक्स्ट क्लास, हर चीज़ का सिस्टमेटिक ऑर्डर रहता है। तो जब वो टॉपिक का ऑर्डर आएगा तो मैं आपको लिमिट शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर दूंगा और उस चीज़ को ग्राफ के जरिए बताऊंगा कि कब वो प्लस इन्फिनिटी होता है, कब वो माइनस इन्फिनिटी होता है। इसलिए रटने की ज़रूरत नहीं है, तब तक आप उसको इंतज़ार कीजिए। लेकिन जो आप जानते हैं, जैसे आप साइन 0 जानते हैं, साइन 30 जानते हैं, मतलब जो रियल होता है, तो रियल पर तो शक है नहीं। साइन 45 होता है 1/√2 जो रियल वैल्यू देता है। तो देखिए अब जैसे अब बेनिफिट क्या है, अब बेनिफिट है कि साइन 0 क्या होता है 0, तो इस पर के सारे एंगल का साइन का वैल्यू 0 हो गया। साइन 0 0 होता है, तो अब कोई पूछे साइन 2π क्या होगा, वो भी 0, साइन 4π क्या होगा, वो भी 0, साइन 6π, साइन 8π सब 0। कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो अब इस पर के सारे एंगल का कॉस 1 ही होगा। कॉस 0 1 हो गया, तो कॉस 2π भी 1, कॉस 4π भी 1, कॉस 6π भी 1, कॉस 8π भी 1। यहाँ पर देखिए साइन 91 होता है, साइन 91 होता है, तो अब इस पर के सारे एंगल का साइन 1 ही होगा। साइन 91 है तो साइन 5π/2 भी 1, साइन 9π/2 भी 1, साइन 13π/2 भी 1, इसी तरह से सारे का साइन 1 होगा। देखिए कॉस पाई -1 होता है, तो इस पर के अब सारे कॉस पाई जब -1 होता है तो इस पर के सारे एंगल का कॉस का वैल्यू अब -1 ही होगा। कॉस 3π भी -1, कॉस 5π भी -1, कॉस 7π, कॉस 9π, कॉस 11π, ये सभी -1। साइन पाई 0 होता है, तो उसी तरह से साइन 3π, साइन 5π, ये सब 0 होगा। और यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं कि देखो यहाँ पर 0 दिया तो उसका नेगेटिव साइन का 0, तो 0 का नेगेटिव 0 होता है, इसलिए दोनों केस में 0। अब देखो यहाँ पर कॉस दिया 1 दिया, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में था, तो उसी का नेगेटिव है, तो यहाँ पर -1 देगा। अब देखो यहाँ पर साइन 91 दिया, तो पॉजिटिव अपवर्ड वाई था, यहाँ पर साइन -1 हो जाएगा। कॉस वहाँ पर 0 दिया तो अपवर्ड में था, तो उसका नेगेटिव, 0 का नेगेटिव चूंकि 0 ही हो जाता है, तो कॉस दोनों केस में 0 हो जाएगा। कॉस इस वैल्यू के लिए भी 0 हो जाएगा, इस वैल्यू के लिए भी 0 हो जाएगा, इस वैल्यू के लिए कॉस 1 हो जाएगा, इस वैल्यू के लिए कॉस -1 हो जाएगा। साइन इस वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा, इस वैल्यू के लिए भी साइन 0 हो जाएगा, इस वैल्यू के लिए साइन 1 हो जाएगा, इस वैल्यू के लिए साइन -1 हो जाएगा। क्लियर है? इसी को शॉर्ट में, इसी चीज को शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं इवन इंटू पाई, इवन इंटू पाई। शॉर्ट में देख रहे हैं इवन इंटू पाई लिखे। अब माइनस भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि प्लस माइनस -2π, -4π, -6π तो आप रिप्रेजेंट किए नहीं, ये कब करेंगे? देखिए मैं एंटी क्लॉक वाइज रोटेट हुआ है, ऐसा मैं इस सेंस में मैं रोटेट हुआ था एंटी क्लॉक। और वही आपको बार बार कहते हैं कि जब आप अपने पेन को इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड जाने के लिए क्लॉकवाइज रोटेट कर लेंगे तो आपका एंगल निगेटिव हो जाएगा। चूँकि हम पेन को एंटी क्लॉक रोटेट किए थे, इसलिए मेरा एंगल पॉजिटिव है।
तो जब आवश्यकता हो तो क्लॉकवाइज रोटेट करें। और दूसरा बात है कि उसी प्रॉब्लम सबको से बचने के लिए, आप लोग को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आगे टॉपिक पढ़ाते हैं वैल्यू ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। लेकिन चूंकि उस टॉपिक से अभी आप कुछ दूर है, इसलिए आपको इंतजार करना होगा। क्योंकि देखिए ये विज्ञान है, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सिस्टमैटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस। थोड़ा भी क्रम टूटा तो मैथमेटिक्स आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा। जिस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, अगर उस ऑर्डर में आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगने लगेगा। यही कारण है कि हम लोग इस टॉपिक के बाद वो है तो उसको पढ़ाते हैं, फिर उस टॉपिक के बाद वो है तो उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसको शॉर्ट में राइट कर सकते हैं ऑड इंटू पाई, ऑड इंटू पाई। इसको शॉर्ट में राइट कर सकते हैं, इसको शॉर्ट में क्या राइट कर सकते हैं, अब 4n + 1 इंटू पाई बाई 2, अब 4n + 1 इंटू पाई बाई 2। और जहाँ पर n जो है वह इंटीजर है, n इंटीजर है। अब देखिए -1 रखिएगा तो निगेटिव आ जाएगा, -3 पाई बाई 2। लेकिन आप एंटी क्लॉक गए हैं तो निगेटिव तो आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि -1 नहीं रखेंगे। अब -1 जब निगेटिव दे दिया है, जब -1 निगेटिव दे दिया है तो -2 भी निगेटिव देगा, तो वो करने की जरूरत नहीं है। आप 0 रखिए, अब 0 रखिए, पाई बाई 2 आ गया कि नहीं। अब 1 रखिए, 5 पाई बाई 2 आ गया। और 2 रखिए, 9 पाई बाई 2 आ गया। और 3 रखिए, 13 पाई बाई 2 आ गया। इसी तरह से 4 रखिए, आगे वाला आता चला जाएगा। मतलब 0 से ये सेट कर रहा है, इसलिए 0 से रखेंगे, निगेटिव नहीं रखेंगे। चूँकि आप एंटी क्लॉक गए हुए हैं। उसी तरह से इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, इसको शॉर्ट में शॉर्टकट में इसको कहेंगे 4n - 1 पाई बाई 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सिंबल का, जब आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ावेंगे, हालांकि अभी उससे आप दूर है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में ही इन किए हैं। अभी फिर मल्टीपल, सब मल्टीपल, कंडीशनल आइडेंटिटीज, इनइक्वलिटी, मैक्सिमम बहुत सारे टॉपिक अभी बाकी है आपका आगे, लेकिन पढ़ेंगे इसको। शॉर्ट में इसको 4n - 1 पाई बाई 2 लिखते हैं। तो अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया, जैसे सपोज मैं यहाँ पर 0 रख दिया, तो 0 रख दिया तो ये -π/2 आ गया। और चूँकि आप एंटी क्लॉक गया है तो फिर निगेटिव आने का कोई तात्पर्य नहीं रहा, इसलिए 0 नहीं रखेंगे। और जब 0 पर फेल कर गया तो उससे छोटा -1 रखेंगे, और -2 रखेंगे तो वो और फेल कर जाएगा। तो आप 1 रखें, और 1 रखेंगे तो 3π/2 आ गया। और 2 रखिए तो 7π/2 आ गया। और 3 रखिए तो यह आ गया, 4 रखिए ये आ गया, मतलब ये सेट है। तो अब हम लोग इसके वैल्यू को राइट करेंगे, और इसके वैल्यू को राइट करेंगे। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 3π/2 था। इसी शॉर्ट को आपने 4n - 1 π/2 राइट किया था। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इस नोट सबको राइट करना है। साइन जो है, साइन इवन इंटू पाई ऑड इंटू पाई, दोनों के लिए साइन का वैल्यू 0 हो जाता है। साइन का वैल्यू इवन इंटू पाई ऑड इंटू पाई, दोनों के लिए 0 हो जाता है। चूँकि इवन नंबर ऑड नंबर दोनों आ जाता है, तो दोनों को कंबाइन करके कह सकते हैं कि इंटीजर आ गया। चूँकि इवन है, यहाँ पर ऑड है, दोनों को कंबाइन करके कह सकते हैं इंटीजर। मतलब साइन का एंगल अगर n पाई रहे तो वह 0 हो जाता है। याद रहे n बिलोंग्स इंटीजर, n आपका इंटीजर है। अब यहाँ पर इंटीजर कोई भी इंटीजर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, सबके लिए वैलिड है। यहाँ पर नहीं कि ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर आप 0 रखें कि 4 रखें, वो तो रिप्रेजेंट के लिए ना बताए थे। और रिप्रेजेंट के लिए ऐसा नहीं है कि वहाँ पर माइनस नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपको क्लॉकवाइज उस समय रोटेट होना होता है। तो यहाँ पर इंटीजर कुछ भी लेंगे, माइनस लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, या 0 लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव 0, सभी इंटीजर के लिए यही वैलिड है। लेकिन कॉस का जो एंगल होता है, तो कॉस का एंगल जो n पाई होता है तो वह 1 होता है। n पाई जो होता है 1 रहता है, लेकिन याद रहे n आपका बिलोंग्स करना चाहिए इवन इंटीजर, n बिलोंग्स करना चाहिए इवन इंटीजर। क्या रहना चाहिए, n बिलोंग्स होना चाहिए इवन इंटीजर से। कॉस का जो एंगल होता है वह n पाई के लिए
एन पाई के लिए -1 हो जाता है। लेकिन याद रहे एन आपका ऑड इंटीजर होना चाहिए। एन क्या होना चाहिए? ऑड इंटीजर। याद रखेंगे एन क्या होना चाहिए? ऑड इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए साइन इंटीजर गुने पाई 0 होता है, और इंटीजर एन पॉजिटिव नेगेटिव या 0 कुछ भी ले सकते हैं। और कॉस एन पाई 1 होता है, लेकिन याद रहे एन इवन नंबर रहेगा तब, मतलब इस पर कॉस 1 होता है, इस पर साइन 0 होता है, इस पर कॉस -1 होता है, और साइन इस पर 0 का नेगेटिव 0 ही होता है, इस पर साइन 1 होता है, कॉस इस पर कॉस 0 हो जाता है, इस पर साइन 1 का नेगेटिव -1 होता है, कॉस इस पर 0 का नेगेटिव 0 ही रहता है। ठीक है, तो कॉस एन पाई मतलब इसके लिए कॉस -1 हो गया। उसी तरह से और साइन रहे, साइन यहाँ पर 4n + 1 और π/2 जो होता है वह 1 हो जाता है, और साइन जो है वह 4n - 1 और π/2 इसके लिए उसका निगेटिव -1 हो जाता है। और कॉस जो है देखिए 4n + 1 का है या 4n - 1 का है, दोनों केस में ऑड आ जाएगा। तो साइन कॉस का एंगल अगर ऑड इंटू π/2 रहता है तो वो आपका 0 हो जाता है। अब 4n + 1 का है या 4n - 1 का है, दोनों केस में ऑड आ रहा है, और कॉस दोनों में 0 हो रहा है। तो कॉस का एंगल जो ही ऑड इंटू π/2 हुआ तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोग पावर फार्मूला पढ़े हैं, अब पाइथागोरस आइडेंटिटी पढ़े, और उसके बाद जनरल डायग्राम पढ़े चूँकि इसका यूज था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अब प्रोडक्ट फार्मूला पढ़ेंगे। अब प्रोडक्ट फार्मूला से पहले ऐसा करते हैं, अब प्रोडक्ट फार्मूला से पहले आप क्या करें, चलिए प्रोडक्ट ही पढ़ लीजिए, प्रोडक्ट फार्मूला। अब प्रोडक्ट फार्मूला क्या कहता है सो ध्यान देना है। अब प्रोडक्ट फार्मूला देखिए कुछ देर बाद आप लोग को लिखावेंगे, रेसिप्रोकल फार्मूला भी लिखावेंगे, एक्यूसेंट फार्मूला भी लिखावेंगे, ये सारे चीज़ लिखावेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल जो है प्रोडक्ट फार्मूला यह कहता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है वह 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है वह 1 होता है, लेकिन यह तब होगा, अब यहाँ पर समझना है, कुछ बात समझना है जो हम लोग आगे लिखेंगे। कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा। मैं आगे ये रेसिप्रोकल फार्मूला में ये टॉपिक बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको समझाने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। रेसिप्रोकल फार्मूला जब इस टॉपिक के बाद, प्रोडक्ट फार्मूला के बाद रेसिप्रोकल फार्मूला आपको पढ़ावेंगे तो उसमें ये चीज़ राइट करेंगे, लेकिन चूंकि इसको समझाने के लिए इसका यूज आ रहा है इसलिए अभी यहाँ पर लिखा हूँ। तो देखिए ये अगर मैं थीटा अगर n पाई ले लिया इंटीजर इंटू पाई, n पाई थीटा के प्लेस पर मैं n पाई ले लिया इंटीजर इंटू पाई, तो यह 0 हो जाएगा, और यह 1/0 हो जाएगा। और 1/0 को आप फिर इस पे पेन नहीं चला सकते हैं। जब यह 1/0 हो जाएगा और जो ही थीटा n पाई लेंगे तो यह 1/0 हो जाएगा, और 1/0 हो जाएगा तो आप पेन इस पे नहीं चला सकते। तो यही कारण है कि यहाँ पर देना होगा कि n जो है थीटा जो है थीटा आपका डज नॉट बिलोंग्स n पाई, n पाई नहीं होना चाहिए। n पाई छोड़ के कुछ भी हो सकता है, 0 इंटू पाई नहीं होना चाहिए। जहाँ पर वेयर n बिलोंग्स इंटीजर, थीटा n पाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो मामला फंस जाएगा। उसी तरह से कॉस थीटा जो होता है इंटू सेक थीटा जो होता है वह 1 होता है, लेकिन याद रहे सेक थीटा को लिखते हैं 1/cos थीटा लिखते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा, रेसिप्रोकल इस टॉपिक के बाद वाला टॉपिक यही है। तो वहाँ पर सेक थीटा को 1/cos लिखते हैं। अभी मैं आपको बताया हूँ कि अगर cos का एंगल ऑड इंटू पाई ले लेते हैं तो cos उस पर 0 हो जाएगा, और cos का एंगल अगर ऑड इंटू π/2 लेते हैं तो cos उसके लिए 0 दे देगा, और 1/0 फिर लिखना 0, और डिवीजन बाई 0 इज नॉट अलाउड। और 1/0 फिर आप पेन नहीं चला सकते हैं,
तो इसलिए ये तब होगा जब थीटा जो हो वह ऑड इंटू पाई बाई टू और न हो, ऑड इंटू पाई बाई टू और न हो, तब ये आप राइट कर सकते हैं। उसी तरह से tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है वह 1 होता है, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है वह 1 होता है ना। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कंडीशन है, यहाँ पर भी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है तो देखिए, tan है, tan को मैं रेसिप्रोकल फार्मूला में और क्यूसेंट फार्मूला में, tan को रेसिप्रोकल नहीं क्यूसेंट फार्मूला में मैं आपको बताऊंगा कि tan थीटा को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। आप लोग यही लिखते हैं, tan थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और फिर क्यूसेंट फार्मूला में आपको पढ़ाएंगे, कॉट थीटा को भी हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में साइन आ गया है, कॉस आ गया है। यह किसी पार्टिकुलर वैल्यू पे 0 भी होता है, और साइन 0 तब हो जाता है जब थीटा इंटीजर इंटू पाई लेते हैं, और साइन 0 तब हो जाता है जब थीटा इंटीजर इंटू पाई लेते हैं, और कॉस 0 तब हो जाता है जब कॉस का एंगल थीटा ऑड इंटू पाई बाई 2 ले लेते हैं। और चूँकि ये 0 नहीं होना चाहिए, अगर यह 0 हो गया, यह 0 हो जाएगा तो मामला फंस जाएगा, यह 0 हो जाएगा तो मामला फंस जाएगा। 0 डिवीजन बाई 0 इज नॉट अलाउड। तो इसलिए ये डिफाइन होने के लिए 0 न हो, तो 0 तब साइन नहीं होगा जब हम इंटीजर इंटू पाई नहीं लेंगे, यानी थीटा जो हो वह इंटीजर इंटू पाई नहीं हो, और थीटा यहाँ पर ऑड इंटू पाई बाई भी नहीं होना चाहिए, और थीटा जो हो वह ऑड इंटू पाई बाई 2 भी नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों नहीं हो तब ये फार्मूला वैलिड है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होगा, लेकिन याद रहे थीटा इंटीजर इंटू पाई छोड़ के, और उसको छोड़ के। अब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, लेकिन याद रहे थीटा जो है वह ऑड इंटू पाई बाई 2 न हो तब। और उसी तरह से tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, लेकिन याद रहे थीटा जो है वो इंटीजर इंटू पाई न हो, ऑड इंटू पाई बाई 2 भी न हो तब। ठीक है, तो ये था प्रोडक्ट फार्मूला। अब रेसिप्रोकल फार्मूला आएंगे आप लोग। देखिए रेसिप्रोकल फार्मूला यहीं से निकलेगा, इसी से रेसिप्रोकल फार्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल फार्मूला, देखिए रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है। दो नंबर है, दो रियल नंबर मान लेते हैं x है या कोई दूसरा रियल नंबर y है, तो ये एक रियल नंबर x है, दूसरा एंड y है, तो यह एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहलाएगा यदि दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाता है। दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाता है तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल, या उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं, MI भी कहते हैं। और रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोनों बात बराबर है। तो दो रियल नंबर एक दूसरे का अगर प्रोडक्ट 1 कर लेता है और दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 1 हो जाता है तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखे थे कि साइन अभी जैसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट फार्मूला में मैंने ये रिजल्ट आपको बताया था। अब प्रोडक्ट फार्मूला में मैंने ये रिजल्ट अभी आपको बताया था। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा मैंने बताया था कि 1 होता है। इसके लिए क्या करते हैं कि एक राइट एंगल का फॉर्मेशन हम लोग कर लेते हैं। ये आपका थीटा है, तो यह परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया, बेस हो गया। साइन थीटा के लिए लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखते हैं, और कोसेक थीटा के लिए हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर लिखते हैं। दोनों चूंकि जीरो, ट्रायंगल का साइड कभी जीरो नहीं होता है, और ट्रायंगल का साइड का लेंथ कभी जीरो नहीं होता है, मतलब ये सारे के सारे नॉन जीरो नंबर है। और ट्रायंगल का साइड का लेंथ जीरो नहीं होता है, मतलब HP जो है यहाँ पर नॉन जीरो नंबर है, और नॉन जीरो नंबर है तो एक दूसरे से डिवाइड कर सकते हैं। तो रिजल्ट आ गया 1। तो चूंकि ये दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है, इसका मीनिंग एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से
कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन है, यहाँ पर भी कंडीशन है कि थीटा जो हो वह इंटीजर इंटू पाई नहीं हो। थीटा जो हो वह इंटीजर इंटू पाई नहीं हो तब, क्योंकि इंटीजर इंटू पाई लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1/0 पर आप पेन नहीं चला सकते हैं। इंटीजर इंटू पाई लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाएगा। कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sec थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं। चूँकि कॉस का मामला है, कॉस का मामला है, कॉस ऑड इंटू पाई/2 पर 0 हो जाता है, ऑड इंटू पाई/2 पर 0 हो जाता है, इसलिए थीटा जो है वह ऑड इंटू पाई/2 आप न लें, ऑड इंटू पाई/2 न लें। थर्ड नंबर है, यह है tan थीटा जो है, tan थीटा आप उसको 1/cot थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा को आप 1/tan थीटा लिख सकते हैं। लेकिन यह चूँकि दोनों आ गया है, साइन कॉस दोनों आ गया है, तो याद रहे थीटा आप n पाई न ले, जहाँ पर n आपका इंटीजर है, और थीटा जो है वह ऑड इंटू पाई/2 भी न ले, ये दोनों न ले, न तो अनडिफाइंड हो जाएगा। tan थीटा को 1/cot थीटा, cot थीटा को 1/tan थीटा, sec को 1/cos थीटा लिखेंगे, cos थीटा को 1/sec थीटा लिखेंगे, sin थीटा को 1/cosec थीटा लिखेंगे, cosec थीटा को 1/sin थीटा लिखेंगे। लेकिन याद रहे थीटा इस केस में इंटीजर इंटू पाई नहीं लेना है, इस केस में थीटा कोई ऑड नंबर इंटू पाई/2 नहीं लेना है, इस केस में थीटा न तो इंटीजर इंटू पाई लेना है और न थीटा ऑड इंटू पाई/2 लेना है। अब नेक्स्ट रिजल्ट है एक्यूसेंट फार्मूला। एक्यूसेंट फार्मूला क्या कहता है, ध्यान से देखना है। कहता है tan थीटा को आप लिखते हैं, tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा बाई cos थीटा लिखते हैं। लेकिन याद रहे यह तब आप लिखते हैं, यह आप तब लिखते हैं जब थीटा जो हो वह ऑड इंटू पाई/2 न होता है तब। उसी तरह से cot थीटा को आप लिखते हैं cos थीटा और बाई sin थीटा लिखते हैं। चूँकि डिनोमिनेटर में साइन है तो याद रहे इंटीजर इंटू पाई नहीं लेना है, नहीं तो इंटीजर इंटू पाई जब आप लेंगे तो यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। और इसी तरह से और सपोज आपको इस तरह की आवश्यकता हुई तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, और tan थीटा का पावर n लिखते हैं, और ज़रूरी पड़ने पर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, और इसी को आप ज़रूरी पड़ने पर ऐसे भी आप लिखते हैं। तो जिस तरह की आवश्यकता हुई, याद रहे n नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है। तो ये क्यूसेंट फार्मूला था। अब यहाँ पर कुछ अनडिफाइंड भी हो जाता है। अनडिफाइंड जिसको नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, जिसका आंसर रियल नंबर नहीं आता है, और जिसका आंसर रियल नंबर नहीं आता है वैसे क्वांटिटी को अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर ध्यान देना है, कॉसेक थीटा जो है इसके डिनोमिनेटर में भी साइन जा चुका है, कॉट थीटा इसके डिनोमिनेटर में भी साइन जा चुका है, इसके डिनोमिनेटर में भी साइन है, इसके डिनोमिनेटर में भी साइन है। तो आर अनडिफाइंड फॉर थीटा बराबर इंटीजर इंटू पाई। इंटीजर इंटू पाई लेने पर यह अनडिफाइंड हो जाता है, इंटीजर इंटू पाई लेने पर यह अनडिफाइंड हो जाता है। सेक थीटा है,
इसके डिनोमिनेटर में कॉस जा चुका है, और tan थीटा है, इसके डिनोमिनेटर में भी कॉस है, और चूँकि tan भी साइन बाई कॉस होता है, और सेक को भी 1 बाई कॉस लिखते हैं, तो यह भी जो होता है वह अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। अगर आप थीटा इक्वल ऑड इंटू पाई बाई 2 ले लेते हैं तब, ऑड इंटू पाई बाई 2 ले लेते हैं तब, यानी आप सेक थीटा tan थीटा डिफाइन हो, और सेक थीटा और tan थीटा डिफाइन हो, तो उसके लिए थीटा बराबर ऑड इंटू पाई बाई 2 नहीं लेंगे। कॉसेक थीटा कॉट थीटा और डिफाइन हो, उसके लिए थीटा बराबर इंटीजर इंटू पाई नहीं लेंगे। यहाँ पर अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड है इसलिए लेंगे, और चूँकि लिए है इसलिए अनडिफाइंड होया। कॉसेक का भी डिनोमिनेटर साइन हो जाता है, और कॉट का भी कॉस बाई साइन हो जाता है, दोनों का डिनोमिनेटर साइन है, तो अगर आप इंटीजर इंटू पाई लेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ सेक 1 बाई कॉस लिखते हैं, और tan को साइन बाई कॉस लिखता है, दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस आ गया, इसीलिए यह अगर आप थीटा बराबर ऑड इंटू पाई बाई 2 ले लेते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डिफाइन होने के लिए ये नहीं लेना है। अब यहाँ पर कुछ डिडक्शन फार्मूला हम लोग राइट करेंगे, डिडक्शन फार्मूला। डिडक्शन किसी फार्मूला से जब आप किसी फार्मूला से जब आप काट छाट के कोई फार्मूला बनाते हैं, डिडक्शन फार्मूला, ये आपका डिडक्शन फार्मूला है। देखिए अभी आप लोग को लिखाए है, पाइथागोरस आइडेंटिटी लिखाए थे साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल लिखाए थे 1 होता है। अभी आप लोग को यह लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है 1 होता है। तो ऐसा करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों पहले इसको ऐसा करते हैं कि कॉस स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एवरी रियल नंबर हैज 2 स्क्वायर रूट्स, वन ऑफ देम इज पॉजिटिव अदर इज निगेटिव। हर रियल नंबर के पास 2 स्क्वायर रूट होता है, एक पॉजिटिव होता है दूसरा निगेटिव होता है। तो इस कारण से साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वह प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसा करते हैं, अब दोनों तरफ कॉस को साइन को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। इससे पहले कॉस को ट्रांसफर किए थे, अब उधर साइन को ट्रांसफर कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है वह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हर रियल नंबर के पास 2 स्क्वायर रूट होता है, जिसमें एक पॉजिटिव होता है दूसरा निगेटिव होता है। एवरी रियल नंबर हैज 2 स्क्वायर रूट, वन ऑफ देम इज पॉजिटिव अदर इज निगेटिव। तो इस कारण से नंबर 4 कॉस थीटा जो है वो हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, यूक्लिड ज्योमेट्री फॉलो करते हैं, वी कैन डू सिमिलर वर्क ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, अब 1 बाई कॉस स्क्वायर को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 लिखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 लिखेंगे। इस पर कुछ प्रश्न वगैरह भी पूछ देता है, तो इसके लिए थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर लेंगे। इसी से हम लोग लिख सकते हैं नंबर 7 का सेक थीटा माइनस tan थीटा जो होता है वह हो जाता है 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा, है ना। नंबर 8, अब देखिए अभी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो था वह 1 था। तो अभी आप क्या किए कि दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से डिवाइड किए थे,
अब दोनों तरफ आप क्या कीजिए कि साइन स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, और दोनों तरफ आप क्या कीजिए साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। आवश्यकता पड़ने पर आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। A position of angle in different quadrant, in a different quadrant, position of angle in different quadrant। अब देखिए यहाँ पर रहता है, ये आपका 0 है, ये आपका π/2 है, ये आपका पाई है, यह आपका 3π/2 है, और मैं किसी एंगल थीटा की बात करता हूँ, किसी एंगल थीटा की मैं बात करता हूँ। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये आपका क्वाड्रेंट सेकंड है, ये आपका क्वाड्रेंट थर्ड है, ये आपका क्वाड्रेंट फोर्थ है। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यह सेकंड क्वाड्रेंट है, यह थर्ड क्वाड्रेंट, यह फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर 0 से बड़ा है थीटा और 90 से छोटा है, इसका मीनिंग है कि थीटा जो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर 90 से बड़ा है थीटा और पाई से छोटा है, इसका मीनिंग थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर पाई से बड़ा है थीटा और 3π/2 से छोटा है, इसका मीनिंग है कि थीटा जो है वह थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर 3π/2 से बड़ा है थीटा लेकिन 2π से छोटा है, 2π यहाँ पर 2π रहता है, तो इसका मीनिंग है कि थीटा जो है वह फोर्थ क्वाड्रेंट से है। 0 से बड़ा है, π/2 से छोटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, अब पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट, अब 3π/2 से बड़ा है और 2π से छोटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एंगल 2π 360 से बड़ा हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। कभी कभी क्या होता है, पोजीशन ऑफ एंगल इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, कभी कभी क्या होता है कि एंगल 2π से बड़ा रहता है, तो उस केस में हम लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे और किस क्वाड्रेंट में है, इसके लिए ध्यान देना है। इफ योर एंगल इज ग्रेटर देन 360 डिग्री, दैट इज 2π, देन मान लेते हैं कि आपका कोई एंगल थीटा है, मान लेते हैं आपका कोई एंगल थीटा है, योर एंगल थीटा, देन यूज 360 से थीटा को डिवाइड कर देंगे, 360 से थीटा को डिवाइड करके रिमाइंडर पता कर लेंगे। मान लेते हैं कि आपका रिमाइंडर आर आया, स्मॉल आर आया, मान लेते हैं रिमाइंडर स्मॉल आर आया, तो अब इसी पर थीटा का पोजीशन डिपेंड करेगा। आर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देन 0 से बड़ा है आर और 90 से छोटा है, इसका मीनिंग जो आपका ये जो एंगल थीटा था वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर आपका आर जो है वह π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, इसका मीनिंग जो आपका एंगल थीटा है वह सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अगर आपका आर जो है वह पाई से बड़ा है लेकिन 3π/2 से छोटा है, इसका मीनिंग है कि जो ये एंगल जो आपका थीटा था वह थर्ड क्वाड्रेंट में है। और अगर आपका आर जो है वह 3π/2 से बड़ा है लेकिन 2π से छोटा है, इसका मीनिंग है कि आपका जो थीटा है वह फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इस तरह से बातें करते हैं पोजीशन ऑफ एंगल इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। पोजीशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक
a function in different quadrant, in different quadrant. पोजीशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। देखिए ये आपका यह 0 डिग्री है या 0 रेडियन, आप π/2 या 90 डिग्री कह सकते हैं, आप पाई या 180 डिग्री कह सकते हैं, आप 3π/2 डैट मीन्स 270 डिग्री कह सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सारे के सारे ट्रिगो फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिगो फंक्शन, टी लिख दिया हूँ मतलब ट्रिगो फंक्शन, ऑल टी फंक्शंस आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिगो फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। इसमें ओनली साइन थीटा और कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan और उसका जो रेसिप्रोकल है cot वह पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस थीटा और उसका जो रेसिप्रोकल है सेक थीटा आर पॉजिटिव, बाकी के सारे इसमें निगेटिव होते हैं। एक बार फिर सुनेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिगो फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ऑल टी फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिगो फंक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं। और tan थीटा और cot थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और बाकी इसमें निगेटिव होता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होता है, और बाकी सारा निगेटिव होता है। इसको अब बच्चे लोग इसको देखिए, CAST देखिए, लोअर जब मैथ पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा ट्रिक मिलता है, लेकिन अपर मैथ में ट्रिक की कमी होती है। फिर भी बच्चे लोग को याद करने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है, कास्ट लिख दिया हूँ, C से cos, A से ऑल, S से साइन, T से tan। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सिस्टमेटिक ढंग से इसके बाद वाले टॉपिक के साथ। थैंक यू।